हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज इस वीडियो में हम लेकर क्या है फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 2 चैप्टर 2 जिसका नाम है स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। इस पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं और हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर देने की कोशिश करना है। ठीक है, अगर आपका थ्योरी कंप्लीट है तो प्लीज पहले थ्योरी कंप्लीट करें, उसके बाद को आपको मतलब आंसर देने में मजा आएगा। ठीक है, नहीं तो फिर आपको रटना पड़ेगा। देखिए, और साइंस से रटा नहीं जाता है, साइंस से रटने की चीज नहीं है। देखिए, सबसे पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कितने? टोटल 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से पूछे जाएंगे। इसमें से सिर्फ 40 ऑप्शन को आपको करेक्ट टिक लगाना है, यानी 40 क्वेश्चन का ही आंसर देना है। इसलिए मतलब आप लोगों का जो बोर्ड एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ऑप्शन जो दिए जाएंगे एक तरह से मतलब दुगुना हो गया है, यानी एक तरह से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको दुगुना हो गया है और यानी 80 हो गया है। टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको 80 पूछे जाएंगे और उसमें से सिर्फ 40 का आंसर आपको देना है। इस तरह से बहुत आसान हो गया है मार्क्स लाने का। ठीक है, इसलिए आप लोग मतलब सबसे पहले ये जानिए कि फिजिक्स में अक्सर जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं। ठीक है, न्यूमेरिकल बेस्ड पूछे जाते हैं और न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन में अक्सर मिस होने का चांस रहता है, मिसिंग होने का चांस रहता है और गलती होने का चांस रहता है कि कहीं हल्का सा एक डिजिट अगर गलती हो जाए तो वो फिर आपका न्यूमेरिकल मतलब पूरा गलत आंसर आ सकता है। फिर आप गलत टिक लगा देंगे, गलत आंसर हो जाएगा, जिससे आपका एक नंबर वहीं कट हो जाएगा। इसलिए पहले आप लोग ये सोचिए कि न्यूमेरिकल वाले जितने भी क्वेश्चन आएंगे 80 क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में, उसको इग्नोर करते हुए जो आपको कंफर्म आता हो, जो सिंपल लगता हो, सरल लगता हो, उसको आपको पहले बनाना है। ठीक है, उसी में अगर 40 क्वेश्चन कवर हो गया तो बहुत अच्छी बात है। अगर ज्यादा से ज्यादा मतलब 40 क्वेश्चन उसी में अगर कवर हो गया 40 का 40 तो बहुत अच्छी बात है। अगर जहां तक हो सके आप कोशिश कीजिएगा कि न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को मतलब एक तरह से नहीं बनाने का कोशिश कीजिएगा। अगर आपको आता भी हो, क्योंकि मतलब न्यूमेरिकल में जानते हैं कि मतलब उसमें टाइम भी ज्यादा लगता है और उसमें थोड़ा सा मिसिंग होने का चांस ज्यादा लगता है। ये मेरा आइडिया। ठीक है, और क्वेश्चन भी एग्जाम में भी मतलब कहे दे जाते हैं कि सिर्फ 80 क्वेश्चन में आपको जो सरल लगे उसका आंसर देना है, जो सरल लगे। एग्जाम बोर्ड के पेपर में मतलब लिखा हुआ रहता है। ठीक है, और ये भी लिखा हुआ रहता है कि परीक्षार्थी अपने ही उत्तर में क्या दें, अपने ही शब्दों में उत्तर दें। ठीक है, यानी अपने ही शब्दों में उत्तर दें। इसका मतलब ये समझते हैं जो आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है आंसर देने का, वही क्वेश्चन का मतलब आंसर दें। देखिए, इस क्वेश्चन में जो इस चैप्टर में जो हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से लेकर के आए हैं, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल बेस्ड है। लेकिन न्यूमेरिकल बेस्ड है तो न्यूमेरिकल बेस्ड अगर हम यहाँ थ्योरी के द्वारा अगर हम कंप्लीट करेंगे, थ्योरी के द्वारा अगर उसको आंसर करेंगे, सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। एक ही क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, 5 से 6 मिनट टाइम लग सकता है। ठीक है, इसलिए हम यहाँ सिर्फ डायरेक्ट आपको आंसर बताएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे और उसका आंसर बताएंगे। ठीक है, और इसी में से मतलब हु बहु इसी मतलब सेम टू सेम हु बहु ऐसे ही क्वेश्चन मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, इसलिए आप लोग को इग्नोर नहीं करना है, सारे के सारे क्वेश्चन आंसर देने की कोशिश करना है। चलिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वो ये है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र जेड अक्ष के अनुरूप हो तो समविभव होगा। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र समझते हैं ना, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जेड एक्सिस के अनुरूप हो तो समविभव यानी यूनिफॉर्म वोल्टेज होगा। पहला है एक्स वाई तल में, दूसरा है एक्स जेड तल में, तीसरा है वाई जेड तल में, चौथा है कहीं भी हो सकता है। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एक्स वाई तल में, यानी जो होगा अनुरूप होगा, किसके अनुरूप जो होगा, समविभव जो होगा वो कहाँ होगा, एक्स वाई तल में होगा। इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन कवर हो गया। देखिए, ये न्यूमेरिकल है, अगर यहाँ फिर इसको हम एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, एक क्वेश्चन में बहुत टाइम लग जाएगा, समझते हैं? फिर आप लोग बोरिंग हो जाएगा और वीडियो भी लंबा बन जाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करके अगर आप लोग चाहते हैं कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूरा एकदम एक्सप्लेन करके बताइए, सोल्व करके बताइए, तो फिर नेक्स्ट वीडियो हम इसी पर बनाएंगे, न्यूमेरिकल सोल्व पर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। ये जो क्वेश्चन है सेम टू सेम हूबहू, एक वर्ड भी, एक अक्षर का भी अंतर नहीं, एक वर्ड का भी अंतर नहीं, सेम टू सेम हूबहू बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में होगा। प्रत्येक छोटे बूंद की तुलना में क्या होगा? अब 32 गुना होता है या फिर 16 गुना होता है, 8 गुना होता है या फिर 4 गुना होता है। देखिए, ये क्वेश्चन जो लाए हैं, अब सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन को अगर यहाँ हम सोल्व करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, ये बहुत सारे फॉर्मूला डिराइव करने पड़ेंगे, इस तरह से बहुत टाइम लग जाएगा और आप भी बोरिंग हो जाइएगा। इसलिए आप लोग कमेंट करेंगे कि ये क्वेश्चन को मैं क्या सोल्व करके बताऊं या फिर इसका पूरा न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाता है वो करके बताऊं। तो फिर इसका जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे इसी पर बनाएंगे, जो न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है। लेकिन आपको सिर्फ आंसर देना है। क्यों आंसर देना है? सेम टू सेम, क्योंकि सेम टू सेम ही क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये 2 नंबर वाला जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत बार बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए मैं सेलेक्ट कर लिया कि चलो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ क्या करा आपको क्वेश्चन के प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाया जाता है। तो बड़े बूंद की स्थितिज ऊर्जा
प्रत्येक छोटे बूंदे की तुलना में है या फिर तुलना में क्या होगा, लेकिन इस तुलना में जो होगा वो होता है 32 गुना होता है। टोटल कितना 32 गुना होता है। इस तरह से ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। यानी दूसरा नंबर क्वेश्चन कवर हो गया। अगर यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स सोचते हैं कि मतलब सर यही बताइए न्यूमेरिकल कैसे सोल्व किया जाता है, तो फिर यहाँ बहुत टाइम लग जाएगा और एक ही क्वेश्चन बहुत टाइम लग जाएगा और एक ही क्वेश्चन आपका कवर हो पाएगा। इसलिए आप लोग कमेंट में करें। आप लोग को अगर जानने की इच्छा है तो आप लोग कमेंट करेंगे क्या सर मतलब क्या इस पर मतलब न्यूमेरिकल बेस्ड मतलब न्यूमेरिकल सोल्व बेस्ड वीडियो आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, इसलिए आप लोग कमेंट करें। चलिए दूसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। एक गोलीय चालक देखिए, एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। एक गोलीय चालक आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। यानी विद्युत क्षेत्र का जो होगा इंटेंसिटी वो क्या होगा वो आपको बताना है। पहला है अनंत होगा, शून्य होगा, सतह के बराबर होगा या फिर इनमें से कोई नहीं होगा। यहाँ क्वेश्चन कर रहा है कि एक गोला है चालक, एक गोलीय चालक है, गोल चालक है, आविष्ट किया जाता है, इसके केंद्र पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका शून्य। यानी जो विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी इंटेंसिटी जो होगा वो होगा 0 के बराबर होगा, शून्य होगा। इस तरह से मेरा तीसरा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। सिर्फ मतलब एक तरह से आपको ना ये सारे क्वेश्चन जो होते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन सेम टू सेम हूबहू मतलब बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैं सेलेक्ट करके आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और इसमें न्यूमेरिकल हल करने का है कैसे मतलब जीरो हो गया, अगर इसको हम सोल्व करेंगे तो फिर बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं चौथा क्वेश्चन की ओर। समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होगा? बढ़ता है, घटती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। इसके बराबर क्यों नहीं कुछ कहा जा सकता? साइंस है, कुछ कहा जाता है, हर एक चीज का आंसर होता है साइंस में। ठीक है, लेकिन यहाँ जो करेक्ट आंसर आपको चूज करना है कि समांतर, यहाँ क्या कर रहा है क्वेश्चन की समांतर प्लेट संधारित्र के प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ डालने पर संधारित्र की धारिता क्या होता है? संधारित्र की जो धारिता होता है वो होता है बढ़ जाता है। यानी संधारित्र की जो धारिता होती है वो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। ठीक है, इसी तरह मेरा चौथा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं पांचवा क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पांचवा क्वेश्चन जो आपको करा है कि विद्युत क्षेत्र में किसी द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य होता है। यानी विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी द्विध्रुव यानी डायपोल को घुमाने में किया गया कार्य जो होता है वो वर्क जो होता है वो आपको बताना है। यहाँ आपको पहला ऑप्शन मिल रहा है, पहला है W बराबर ME इंटू 1 माइनस कोस थीटा, W बराबर ME tan थीटा, W बराबर ME sec थीटा या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको जो करेक्ट आंसर चूज करना है कि विद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी द्विध्रुव यानी डायपोल को घुमाने में जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है? वो जो कार्य होता है वो होता है W बराबर ME इंटू 1 माइनस कोस थीटा। ठीक है, इस तरह से मेरा पहला क्वेश्चन यानी पांचवा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन ए यानी W बराबर ME इंटू 1 माइनस कोस थीटा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं, पांचवा क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं छठा क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन जो आपको है कि यदि समरूप विद्युत क्षेत्र एक्स अक्ष की दिशा में विद्यमान है, प्रेजेंट है तो समविभव होगा। समविभव क्या होगा वो आपको बताना है। यदि समरूप विद्युत क्षेत्र यानी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक ये जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है एक्स एक्सिस की दिशा में विद्यमान है तो समविभव होगा। आपको क्या बताना है? यहाँ आपको चार ऑप्शन मिल रहा है। पहला है एक्स वाई तल की दिशा में, दूसरा है एक्स जेड की तल की दिशा में, तीसरा है वाई जेड तल की दिशा में, चौथा है कहीं भी। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका करेक्ट जो आंसर होगा 6 का वो होगा आपका सी यानी वाई जेड तल की दिशा में। यानी करेक्ट आंसर जो कौन सा होगा? वाई जेड तल की दिशा में होगा। इसका दिशा कौन सा होगा? वाई जेड तल की दिशा होगा। ठीक है, यानी छठा क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? वाई जेड तल की दिशा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं सातवां क्वेश्चन की ओर। सातवां क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है कि 5 माइक्रोफैराड में देखिए 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। देखिए 5 माइक्रोफैराड जो है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने में आवश्यक ऊर्जा का मान है। आवश्यक जो कितना ऊर्जा का जरूरत पड़ेगा वो आपको बताना है। पहला आपको जो ऑप्शन दिया जा रहा है 1 केजी जूल, दूसरा है 10 केजे या फिर तीसरा है 1000 केजे और लास्ट जो है 5 केजे। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 1 केजे यानी 1 किलो जूल। 1 किलो जूल क्या होगा? इसकी आवश्यकता होगी। सातवां क्वेश्चन का आंसर कौन सा आ गया? ऑप्शन ए यानी 1 किलो जूल यानी 5 माइक्रोफैराड जो होता है 5 माइक्रोफैराड धारिता वाले
संधारित्र को अगर चार्ज संधारित्र को 20 किलो वोल्ट तक आवेशित करने के लिए जो आवश्यकता होगा ऊर्जा का वो कितना होगा 1 किलो जूल। ठीक है, इसी तरह 7वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते हैं 8वां क्वेश्चन की ओर। यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा? बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा या फिर बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। देखिए आपको क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि दो आवेशों की दूरी बढ़ा दी जाए तो आवेशों के विद्युतीय स्थितिज ऊर्जा का मान क्या होगा, वो आपको बताना है। देखिए इसका जो मान होगा वो बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। क्या हो सकता है? बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। यानी इस तरह से 8वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन डी इज करेक्ट है, यानी बढ़ भी सकता है घट भी सकता है। इसी तरह बढ़ते हैं 9वां क्वेश्चन की ओर। 9वां क्वेश्चन आपको पूछा जा रहा है कि 9वां क्वेश्चन में किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है किसके? प्लेट का क्षेत्रफल का व्युत्क्रमानुपाती कर्मानुपाती होता है या फिर प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतता या फिर प्लेटों के बीच की दूरी के या फिर इनमें से कोई नहीं। किसी संधारित्र की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होता है। किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है? वो जो व्युत्क्रमानुपाती होता है वो प्लेटों के बीच के माध्य की परावैद्युतता के क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी प्लेटों के बीच के माध्यम की परावैद्युतता अगर बढ़ेगा तो व्युत्क्रमानुपाती एक तरह से मतलब घटेगा। यानी व्युत्क्रमानुपाती का मतलब ही यही होता है कि एक राशि अगर बढ़ा तो दूसरा राशि घटेगा। ठीक है, इसी तरह 9वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी प्लेटों के बीच माध्यम की परावैद्युतता। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन की ओर। 10वां क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है कि किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए किसी विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए इसका अनुप्रस्थ क्षेत्रफल बढ़ाना चाहिए, इसका धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा को बढ़ाना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन आपको कह रहा है कि किसी विभव मापी यानी वोल्ट मीटर जो होता है जिसको हिंदी में कहते हैं विभव मापी की संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए उसकी संवेदनशीलता को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए? अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ा देना चाहिए या फिर धारा को घटा देना चाहिए, इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए, डिक्रीज कर देना चाहिए या फिर इसकी धारा को इंक्रीज कर देना चाहिए, बढ़ा देना चाहिए या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपका जो करेक्ट आंसर होगा 10 का वो होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट है, यानी इसकी धारा को क्या करना चाहिए? घटा देना चाहिए। अगर किसी विभव मापी यानी वोल्टमीटर की संवेदनशीलता को बढ़ाना है तो क्या करना है? उसका धारा को घटा देना है। इस तरह से 10वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन जो आपको कह रहा है कि अलग अलग त्रिज्याओं के दो गोलों पर समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा यानी वोल्टेज क्या होगा? दो अलग अलग दो त्रिज्या वाले अलग अलग त्रिज्या मतलब रेडियस क्या है? डिफरेंस है। दो गोले समान आवेश दिए जाते हैं यानी चार्जेज है, लेकिन चार्जेज जो दिए जाते हैं वो समान दिए जाते हैं लेकिन त्रिज्या जो है वो रेडियस जो है वो डिफरेंस है, किसी का कम है किसी का ज्यादा है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि उसका गोले का जो आयतन है किसी का ज्यादा है, इसका किसी का कम है, लेकिन समान आवेश दिए जाते हैं तो विभव होगा। अब वोल्टेज क्या होगा वो आपको पूछ रहा है। पहला ऑप्शन आपको दिया जा रहा है छोटे गोले पर ज्यादा होगा, बड़े गोले पर ज्यादा होगा, दोनों गोलों पर समान होगा या फिर गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है। ये तो बात सही है कि गोलों के पदार्थ पर प्रकृति पर निर्भर करता है, लेकिन आपको यहाँ आपको करेक्ट आंसर चूज करना है कि ये बताना है कि विभव ज्यादा होगा किस पर या फिर विभव ज्यादा होगा कम होगा किस पर। देखिए करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा ऑप्शन ए इज करेक्ट है, यानी छोटे गोले पर ज्यादा होगा, यानी छोटे गोले पर क्या होगा? विभव ज्यादा होगा, वोल्टेज ज्यादा होगा। या देखिए कि किसी भी पदार्थ का गुण जो होता है गोलों के पदार्थ के प्रकृति पर निर्भर करता है, ये निर्भर नहीं करता उस पर। ठीक है, यानी अलग अलग त्रिज्या अगर होंगे तो मतलब अगर उसमें समान मतलब एक तरह से समान माप के अगर आवेश दिए जाएंगे तो उसमें अगर त्रिज्या अलग अलग है तो अगर दोनों गोला है तो मतलब उसमें क्या होगा कि छोटे गोले पर ज्यादा मतलब क्या होगा? वोल्टेज ज्यादा होगा। ठीक है, उसकी प्रकृति पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 12वां क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन जो आपको कह रहा है 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो चालक, रेडियस क्या है? 1 सेंटीमीटर के दो चालक 1 मीटर से युक्त है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव 0 अनंत पर विभव 0 है। दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया कार्य। देखिए त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, त्रिज्या कितना है? त्रिज्या 1 सेंटीमीटर के दो गोले 1 मीटर युक्त है, 1 मीटर दूरी है, दोनों पर समान आवेश 1 माइक्रोकूलम दिया गया है। एक गोले का विभव वी नॉट है या फिर वी या फिर क्या कहते हैं V0 है, यानी वोल्टेज क्या है? 0 है। अनंत पर विभव 0 है, यानी दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया कार्य, यानी दूरी से संपर्क में लाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा वो आपको बताना है। ऋणात्मक कार्य होगा,
धनात्मक होगा, जीरो होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। देखिए इसी टाइप के सेम हूबहू क्वेश्चन आपको एग्जाम बोर्ड में पूछे गए हैं, बहुत सारे एग्जाम बोर्ड में, इसलिए यह क्वेश्चन मैं लेकर के आया हूँ। देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा 12 का वो होगा धनात्मक होगा। क्या होगा, विभव जो होगा दोनों को बीच को, यानी जो कार्य जो होगा वो वर्क जो होगा वो पॉजिटिव वर्क होगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन की ओर। एक समविभवी यानी समविभवी बराबर विभव वाले तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य, क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य वर्क क्या होगा, धनात्मक होगा, ऋणात्मक होगा, शून्य होगा, या फिर इनमें से कोई भी। देखिए आपको क्या क्वेश्चन करा है कि एक समविभवी तल यानी वोल्टेज दोनों का जो तल है प्लेन है, वोल्टेज क्या है, सम है, बराबर है। एक समविभवी तल के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में आवेश यानी चार्ज पर क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, कि इसका जो किया गया कार्य होगा वो होगा जीरो बटा सन्नाटा, ठीक है। इसका क्या कार्य होगा, जीरो होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट है, यानी जीरो। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन की ओर। 14वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश कितना होगा, यानी चार्ज कितना होगा, वो आपको बताना है कि 10 माइक्रोफैराडे धारिता वाले संधारित्र 5 वोल्ट तक आवेशित किया जाए तो उस पर आवेश क्या होगा, 50 कूलम होगा, या फिर 50 गुना 10 पर पावर -6 कूलम होगा, या फिर 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम होगा, या फिर 2 कूलम होगा, यानी 2 कूलम होगा। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 14 नंबर का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम होगा, यानी टोटल कितना चार्ज होगा, आवेश कितना होगा, 5 गुना 10 पर पावर -6 कूलम होगा। इस तरह से आगे बढ़ते हैं। 14वें क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 5 × 10⁻⁶ कूलम। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 15वां क्वेश्चन की ओर। 15वां क्वेश्चन आपको करा कि 4 संधारित्रों में, देखिए 4 संधारित्रों में प्रत्येक की धारिता 2 माइक्रोफैराड है। कितना माइक्रोफैराड है, प्रत्येक की जो धारिता है वो माप है कितना, 2 माइक्रोफैराड है। एक 8 माइक्रोफैराड का संधारित्र बनाने के लिए उन्हें जोड़ना होगा। कौन सा क्रम में जोड़ना होगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना होगा, या फिर समांतर क्रम में, कुछ श्रेणी क्रम में तो कुछ समांतर क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर जो होगा 15 का वो होगा बी, यानी समांतर क्रम में जोड़ना होगा। क्या कौन सा क्रम में, पैरेलल वे में जोड़ना होगा, समांतर क्रम में जोड़ना होगा। कितना रिजल्ट आने के लिए, 8 माइक्रोफैराड रिजल्ट, यानी 8 माइक्रोफैराड संधारित्र बनाने के लिए उसको मतलब समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। इस तरह से 15वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन डी इज करेक्ट, यानी समांतर क्रम में, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। किसी भूयोजित चालक को विद्युत या फिर यहाँ देखिए विद्युतरिधित, थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है कि यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है कि विद्युतरोधित कट्टर हिंदी लिखा हुआ, आप लोगों को थोड़ा सा पढ़ने में थोड़ा सा ये हिचकिचाहट हो सकता है, थोड़ा सा रुक सकते हैं कि विद्युतरोधित आवेशित किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता का मान क्या होगा, घट जाता है, बढ़ता है, अपरिवर्तित रहता है, यानी उसमें कोई चेंज नहीं आता, या फिर शून्य हो जाता है। लेकिन आपको करेक्ट आंसर चूज करना है। 16 नंबर में आपको क्या पूछा जा रहा है कि किसी भूयोजित चालक को विद्युतरोधित आवेशित चालक के निकट ले जाने पर बाद वाले चालक की विद्युत धारिता क्या होती है, उसका यानी चार्जिसिटी क्या होता है, उसका माप क्या होता है चार्ज का। 16वां क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है। 16वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका बढ़ जाता है, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी इज करेक्ट, यानी क्या होता है, बढ़ जाता है। उसका विद्युत जो होता है, विद्युत धारिता क्या होता है, उसका मान जो होता है, उसका वैल्यू बढ़ जाता है। इसलिए इसी तरह 16वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 17वां क्वेश्चन की ओर। किसी विद्युतीय क्षेत्र में चालक को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र का मान क्या होगा। किसी विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड में चालक यानी कंडक्टर को रखने पर उसके अंदर विद्युतीय क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का मान क्या होगा, वैल्यू क्या होगा, घट जाता है, उसका वैल्यू घट जाता है, बढ़ जाता है, शून्य हो जाता है, या फिर अपरिवर्तित यानी चेंजिंग नहीं रहता, उसमें कोई चेंज नहीं आता। 17वां क्वेश्चन में आपको यही पूछ रहा है, लेकिन 17वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका शून्य, यानी जीरो हो जाता है। क्या हो जाता है, जीरो क्या हो जाता है, जीरो। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। ऑप्शन यानी 17 क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी यानी शून्य हो जाता है, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 18वां क्वेश्चन की ओर। 18वां क्वेश्चन में जो आपको पूछा जा रहा है कि 1D ग्राफ
ग्राफ जनित्र, एक वेन डी ग्राफ जो जनित्र आप लोग पढ़े हैं थोड़ी में, वेन डी ग्राफ जो जनित्र एक मशीन होता है उत्पन्न करता है, क्या उत्पन्न करता है, एनसी शक्ति उत्पन्न करता है, उच्च आवृत्ति की धाराएं या फिर कई लाख वोल्ट विभवांतर या फिर केवल अल्प धारा क्या उत्पन्न करता है। वान डी ग्राफ जनरेटर जो होता है वो क्या उत्पन्न करता है वो आपको बताना है। ऑप्शन सी कौन सा होगा सही, ऑप्शन सी इसका करेक्ट होगा। यानी कई लाख वोल्ट, यानी कई लाख वोल्ट क्या करता है, वोल्टेज को उत्पन्न करता है, विभवांतर को उत्पन्न करता है कौन, वान डी ग्राफ जनरेटर यानी वान डी ग्राफ जो मशीन होता है। इस तरह से मेरा 18वां क्वेश्चन को जो आंसर हुआ वो हुआ सी, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट है। कई लाख वोल्ट विभवांतर क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उत्पन्न करेगा। ठीक है, इसी तरह आगे बढ़ते हैं। दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता एक कूलम या फिर कूलम कह सकते हैं श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। उसमें तो जो श्रेणी क्रम में जो श्रेणी क्रम में दो संधारित्र जुड़े हुए हैं जिसकी प्रत्येक की धारिता कितना है, एक कूलम है। श्रेणी क्रम में यानी एक कूलम नहीं है, कैपेसिटेंस की आपकी यहाँ है, कैपेसिटेंस थोड़ी है, कैपेसिटेंस लिखा हुआ श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, उनकी तुल्य धारिता क्या होगा। यहाँ आपको ऑप्शन दिया जा रहा है 2C या फिर C/2 या फिर 1/2C, लेकिन करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट यानी C/2। ऑप्शन सी इज करेक्ट C/2, यानी दो संधारित्र जिसमें प्रत्येक की धारिता को एक यह कैपेसिटेंस है, श्रेणी क्रम में अगर जुड़ेंगे दोनों को तो आंसर क्या आएगा, रिजल्ट क्या आएगा, C/2 आएगा। इस तरह मेरा 19वां का जो क्वेश्चन का आंसर हो गया वो हो गया आंसर, वो हो गया ऑप्शन सी। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 20वां क्वेश्चन की ओर। यदि कई संधारित्र उपलब्ध हो, यदि कोई भी कई मतलब वो संधारित्र उपलब्ध हो, प्रेजेंट हो, तो उनके समूहन में उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए उनको क्या करना पड़ेगा, कौन सा वे में जोड़ना पड़ेगा, कौन सा रास्ते से जोड़ना पड़ेगा, श्रेणी क्रम में जोड़ना पड़ेगा, समांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए यहाँ क्वेश्चन क्या करा कि कई संधारित्र, बहुत सारे संधारित्र आपके पास यह है प्रेजेंट है, लेकिन उसको उनके समूहन को उच्चतम यानी हाईएस्ट मतलब वैल्यू लाने के लिए, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए कौन सा वे में जोड़ना पड़ेगा, उसको जो जोड़ना पड़ेगा वो समांतर वे में जोड़ना पड़ेगा। कौन सा वे में, समांतर वे में जोड़ना पड़ेगा। क्या करने के लिए, उच्चतम धारिता प्राप्त करने के लिए समांतर वे में उसको जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, यानी पैरेलल उसको जोड़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं 21वां क्वेश्चन की ओर। 21वां क्वेश्चन आपको करा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच की अवरक्त की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता क्या होगी, बढ़ती है या फिर घटती है या फिर समान रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए क्वेश्चन क्या करा कि एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्लेटों के बीच अवरक्त की एक पतली प्लेट रख देने पर उसकी धारिता यानी उसकी जो ये होगा माप होगा वो क्या होगा, बढ़ जाता है, घट जाता है, समान रहती है या फिर इनमें से कोई नहीं। ये जो होगा वो ऑप्शन ए यानी बढ़ जाता है। क्या होता है कि ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी क्या होगा, बढ़ जाएगा। ये एक संधारित्र प्लेट के संधारित्र के बीच उसके बीच अगर अवरक्त रख देंगे तो उसकी धारिता क्या होगा, बढ़ जाएगा। इस तरह से 21वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट, यानी बढ़ जाता है। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 22वां क्वेश्चन की ओर। 22वां क्वेश्चन जो आपको करा है कि एक माइक्रोफैराडे धारिता के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और उनके जो श्रेणी क्रम है 0.5 माइक्रोफैराडे में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा है, तो परिणाम क्या होगा। एक माइक्रोफैराडे धारित्र के दो संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं और इनके श्रेणी क्रम 0.5 माइक्रोफैराडे में एक तीसरा संधारित्र जुड़ा हुआ, तो परिणाम क्या होगा, दो को पहले एक और ये जो दोनों को पहले किसमें समांतर में जोड़ना है, उसका जो रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट के साथ तीसरा को क्या श्रेणी क्रम में जोड़ना है, उसका टोटल रिजल्ट कितना आएगा वो आपको बताना है। 22वां का जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका 0.4 यानी 0.4 माइक्रोफैराडे होगा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 23वां क्वेश्चन की ओर। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा अधिक होता है, किससे अधिक होता है, 0 से अधिक होता है, 0.5 से अधिक होता है, 1 से या फिर 2 से अधिक होता है। 23वां क्वेश्चन में आपको यही पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा के लिए क्या होता है, ऑलवेज उसका अधिक होगा या फिर कम होगा, किससे कम होगा, 0 से या फिर 0.5 से या फिर 1 से या 2 से। लेकिन 23वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका 1 से, यानी जो क्या होगा हमेशा क्या होगा, 1 से क्या होगा, अधिक होगा। 1 से क्या होगा, अधिक होगा। किसी वस्तु का परावैद्युत स्थिरांक हमेशा 1 से अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है। यानी 23वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन सी इज करेक्ट, यानी 1 होगा, 1 से अधिक होगा। ठीक है, इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं 24वां क्वेश्चन की ओर। 24वां क्वेश्चन में आपको करा है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैराडे, यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 मिलीमीटर है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी। आपको बाहरी गोले की त्रिज्या पूछी जा रही है कि क्या है कि गोलीय संधारित्र की धारिता 14 माइक्रोफैराडे है। कितना, 14 माइक्रोफैराडे है। यदि गोले के बीच की रिक्तियां 1 mm है तो बाहरी गोले की त्रिज्या होगी 0.30 मीटर या फिर 3 सेंटीमीटर या फिर 6 मीटर या फिर
3 मीटर। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है आपको। करेक्ट आंसर जो 24 का आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी यानी 3 मीटर होगा। कितना? 3 मीटर। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 25वां क्वेश्चन की ओर। 25वां क्वेश्चन आपको कह रहा है कि जब संधारित्र में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता क्या होगी? के गुना बढ़ती है, के गुना घटती है, के 2 गुना बढ़ती है, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन यहाँ जो 25वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका के गुना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, यानी के टाइम्स बढ़ जाता है। जब संधारित्रों में के परावैद्युत स्थिरांक का माध्यम है तो हवा की अपेक्षा उसकी धारिता के यानी के टाइम्स बढ़ जाता है, के गुना बढ़ जाता है। इसी तरह 25वां क्वेश्चन कवर हो गया। आगे बढ़ते 26वां क्वेश्चन की ओर। इसी तरह सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बिंदुओं को मिलाकर एक बड़ा बुंद बनाया जाता है। पहला क्वेश्चन यानी सेकंड क्वेश्चन को यहाँ रिपीट किया जा रहा है। तो बड़े बुंद की विभव तथा छोटे बुंद की विभव का अनुपात यानी रेशियो यहाँ पूछा जा रहा है, वहां कुछ और पूछा जा रहा था। देखिए पहला आपको ऑप्शन पहला ऑप्शन जो है आपको 8:1 या फिर 4:1 या फिर 2:1 या फिर 1:8। लेकिन करेक्ट आंसर चूज करना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा आपका बी यानी 4:1। इस तरह कौन सा 26वां क्वेश्चन का जो आंसर हुआ वो हुआ सी, ऑप्शन सी यानी 2:1 होगा। यानी कितना हुआ? 4:1। ऑप्शन बी इज करेक्ट है। यानी 26वां क्वेश्चन यानी प्रत्येक आर त्रिज्या तथा क्यू आवेश से आवेशित 8 छोटे बूंदों को एक अगर मिलाकर बड़ा बूंद बनाया जाए तो बड़े बूंद विभव, बड़े बूंद का जो वोल्टेज होगा तथा छोटे बूंद का जो ये होगा वोल्टेज होगा उसका अनुपात क्या होगा? 4:1 होगा। इस तरह से 26वां क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया? ऑप्शन बी इज करेक्ट है। इसी तरह आगे बढ़ते 27वां क्वेश्चन की ओर। 27वां क्वेश्चन जो है यदि संधारित्र के प्लेटों के बीच की धातु की एक छड़ घुसा दी जाए तो उसकी धारिता क्या हो जाएगी? 0 हो जाएगी, अनंत हो जाएगी, फिर 9 × 10⁹ फैराड हो जाएगी, या फिर इनमें से कोई नहीं। लेकिन 27वां क्वेश्चन जो है 27वां क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा आपका अनंत हो जाएगी। यानी क्या होगा? अनंत होगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। जब संधारित्र के प्लेटों के बीच में एक धातु का छड़ को मतलब घुसा दिया जाएगा, ठीक है। इसी तरह हम आगे बढ़ते 28वां क्वेश्चन की ओर। किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूरी r दूरी पर विद्युत विभव समानुपाती होता है। r के समानुपाती 1/I/r या फिर I/r² या फिर I/r³। देखिए 28वां क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है कि किसी सूक्ष्म विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से बहुत दूर r दूरी पर, कितना दूरी पर? बहुत दूर r का दूरी ले लिया, उसका डिस्टेंस कितना हो गया? r हो गया। पर विद्युत विभव समानुपाती होता है, यानी विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रिक वोल्टेज जो होगा क्या होगा? समानुपाती किसका होगा? r का होगा, या फिर I/r का होगा, या फिर I/r² का, या फिर I/r³ का। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा 28 नंबर का जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा I/r² का, यानी ऑप्शन सी इज करेक्ट। ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। इसी तरह आगे बढ़ते हैं 29वां क्वेश्चन, ठीक है। 29वां क्वेश्चन जो है प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराड को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? प्रभावी धारिता 5 माइक्रोफैराडों को प्राप्त करने के लिए सिर्फ 2 माइक्रोफैराड के कम से कम कितने संधारित्र की आवश्यकता होगी? 4 की होगी, 3 की, 5 की, या फिर 6 की। लेकिन इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका ए, यानी कितना टोटल 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी? कितना टोटल 4 संधारित्र की आवश्यकता होगी? इसी तरह मेरा क्वेश्चन लास्ट हो गया, यही लास्ट क्वेश्चन था, क्वेश्चन एंड हो गया। बहुत सारे कितना टोटल क्वेश्चन कराए? 29। इसमें से जहाँ बहुत सारे मतलब क्वेश्चन जो है लगभग न्यूमेरिकल बेस्ड है। न्यूमेरिकल यहाँ हल नहीं किया। आप लोग कमेंट कीजिए कि अगर न्यूमेरिकल आप लोग को चाहिए तो फिर न्यूमेरिकल वाला वीडियो बहुत जल्द ही आ जाएगा। यहाँ टाइम ज़्यादा लेता है, ठीक है। अगर यहाँ एक क्वेश्चन हम एक्सप्लेन करने का कोशिश करेंगे तो टोटल 29 क्वेश्चन में हमको लग जाएगा लगभग 2 घंटा तक या फिर 1.5 घंटा तक लग सकता है, यानी 1 घंटा प्लस ही लग सकता है, क्योंकि हमको पूरा एकदम एक्सप्लेन करके पूरा फॉर्मूला के डिराइव करके हमको बताना पड़ेगा कि इसकी मतलब कैसा इसका रिजल्ट आया, इसका मतलब न्यूमेरिकल को कैसे सोल्व किया जाता है, ठीक है। इसमें टोटल कितना 29 क्वेश्चन कवर किए। इसी तरह बने रहिए, वीडियो देखते रहिए, क्योंकि इसमें आपको पूरी तरह से तैयारी कराई जाएगी। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विजिट कर लें। अगर चैनल में अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, तो नहीं करें नहीं तो फिर आपको परेशान करेगा, नोटिफिकेशन जाएगा। इसलिए आज बस यहीं तक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।